आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन, दैट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वेरीज विद द एमपीसी। ऑब्वियस सी बात है, जितना मल्टी एमपीसी होगा उतने के की वैल्यू होगी, क्योंकि के की वैल्यू और एमपीसी आपस में इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, डायरेक्ट रिलेटेड है। तो ये सर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जितना ज्यादा एमपीसी होगा, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतने मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी जी, क्योंकि एमपीसी और मल्टीप्लायर में, एमपीसी और मल्टीप्लायर में आप लोगों के पास डायरेक्ट रिलेशन होता है जी। सेकंड, इन एन इकोनॉमी जीएनपी वाज 15,000, एनडीपी 13,550, इफ एनएफआईएफ वाज 450, देन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1000, डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 1000। अब वो कैसे एस्टिमेट करना था, आप लोगों के पास ऑलरेडी जीएनपी एमपी गिवन था, एनडीपी एमपी आपने जाना था, दोनों की वैल्यूज आपके पास गिवन थी। नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, एनएफआईए वो भी गिवन था। ग्रॉस से नेट जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन वो गिवन नहीं था, उसको एक्स मानना था, आपके पास ऑटोमेटिकली 1000 आंसर आ जाता। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर मल्टीप्लायर इज 4 एमपीएस, सर के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस होता है सर। अगर ये 4 है तो 4 एमपीएस हो गया, तो आंसर हो गया सर मेरे पास 1/4, दैट इज 0.25 आंसर हो गया जी। द रूपी गेन 39 पैसा to 82.36 against the US dollar in early trade on Thursday, as positive macroeconomics data strengthen in the investor sentiments. The above situation indicates which part of the following: appreciation of INR, depreciation of INR, or both A and C? द रूपी गेन्ड, जब यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया आप लोगों को दैट रूपी गेन्ड, तो बाकी सारी स्टेटमेंट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये था मेरे पास एप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर। 4 क्वेश्चंस आप लोगों के पास ये थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, which of the following aspects is or are true about the money supply? It is the total volume of money held by the public. Such money is held at a particular point of the money is held in an economy. All of the above. Answer is all of the above. Compute the complete the following table. अब आप लोगों ने इसको कंप्लीट करने के लिए डिपॉजिट, हाँ मैंने ऑप्शंस मना कर दिए थे कि ऑप्शंस को मैं तो देख लेते ऑप्शंस, तो वो भी सही, उसमें भी एक ऑप्शन था, नहीं तो आप बिना ऑप्शन के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आपके पास ऑब्वियस सी बात है डिपॉजिट कितने हुए हैं, तो रिजर्व्स कितने रखे, तो फिर डिपॉजिट्स कितने होंगे, हाँ जी डिपॉजिट्स कितने होंगे। अगर आप लोगों के पास डिपॉजिट 375 यहाँ पर आ गया, ऑब्वियसली बात है यहाँ से मैच कर सकता है, क्योंकि जितना आप लोगों के पास लोन दिया गया होगा उतने ही नए डिपॉजिट आया होगा। फिर दोबारा से रिजर्व रख लिया 281, मतलब डिपॉजिट हो गए 281, तो फिर उसके बाद रखा कितना था रिजर्व्स, 90 93.75। सर ये हमारे पास रिजर्व्स हो गया, फिर दोबारा से हमारे पास डिपॉजिट आए होंगे, रिजर्व्स दिया हुआ है उसमें से ये निकल जाएगा जी। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक उस डिपॉजिट्स में से ही रिजर्व रखता है और बाकी बचा हुआ पैसा लोन दिया जाता है जी। बैंक उसमें से ही रिजर्व रखता है और बाकी बचा हुआ पैसा लोन दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सक्लूजन ऑफ डैश सेक्टर मेक्स अ सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक्सक्लूजन, हाँ जी ए और सी, तो मुझे लगना है तो ये आंसर जी एक्सक्लूजन है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी, तो क्या कहते हो जी, सी कहते हो या डी कहते हो। 7th जी सी पार्ट, एक्सटर्नल सिस्टम, क्योंकि जहाँ पे क्लोज लिखा है तो बस सिर्फ वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आता। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट इंपैक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर included in the account? Exports and export of visible, investments to and from, investment in income, changes in the foreign exchange reserves. आंसर होना चाहिए 2 and 4, मतलब आंसर बी पार्ट, ये वाला पार्ट आंसर होना चाहिए। सिर्फ वो आप लोगों से कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं,
करंट अकाउंट के बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं पूछी है। The saving function of an economy is S minus 100 plus 0.25y. The value of MPC and investor multiplier will be MPC मेरे पास 0.75 होगा और अगर MPS 0. तो 0.25 तो क्या होना चाहिए जी 4। आपके पास होगा जी आंसर सी। What does the following image indicate about the balance of payment? तो एक्सपोर्ट डेफिसिट कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो बीओपी कैसा आ गया होगा? डेफिसिट। Many large multinational companies have recently shifted their investment from China and have started production in India, thereby boosting Make in India plans for the government. Presuming other factors are constant, discuss the effect of the given statement of foreign exchange rates with the reference of the Indian economy. अब ऑब्वियस सी बात है, लोग हमारी कंट्री के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम तो नहीं मांग रहे। ये मेरे पास डिमांड थी, ये मेरे पास सप्लाई थी, ये मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट था। जब अपने आप अपने हमारे पास करेंसी आए तो उसे सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई कर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट वर्ड। फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले से कम हो जाएगा। रेट कम होने का मतलब होता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेट कम होने का मतलब होता है इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारे पास अब एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक बच्चा मुझे बोल रहा था पेपर करते वक्त कि कुणाल सर सेल्स फेल्स तो दी नहीं हुई। मैंने नलायक तेरे को एनवीएफसी दिया तो हुआ है, तुझे एनवीएफसी दिया हुआ है। आपको अच्छी तरह पता है कि आप लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप आईसी को माइनस करते हो तो आपके पास जीवीएएमपी आता है। तुम्हें दिया क्या हुआ है? एनवीएएफसी। तुम एनवीएफसी से जीवीएमपी निकाल लो। जब ये आ जाएगा उसके अंदर आईसी प्लस कर देना तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को माइनस करने के बाद जीवीएमपी आता है तो जीवीएमपी में जब आईसी प्लस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। बस करना क्या था आपको? एनवीएएफसी को जीवीएमपी के अंदर कन्वर्ट करना था। अगर आपने कर दिया होगा तो आंसर आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आंसर आया पता है? कुछ आइडिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है आप लोगों का? नहीं आईडी तो बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आना चाहिए था 200। आप अगर कन्वर्ट करोगे, तो आप देख सकते हो ये रहा मेरे पास NVAFC, वो है 100। मुझे निकालना होता है GVAMP। मैं FC से MP जाऊंगा तो प्लस IT माइनस सब्सिडी कर दूंगा। प्लस IT माइनस सब्सिडी मतलब प्लस 15 कर देता हूँ तो ये हो गया 115। ए से वी से वे, नेट से ग्रॉस। नेट होता है छोटा और ग्रॉस होता है बड़ा। तो नेट से जब कहाँ जाऊंगा? ग्रॉस। तो प्लस करते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। ये आ गया 125। जीवीएमपी 125 आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करता हूँ तो जीवी आता है। जब जीवीएमपी में आईसी प्लस कर दूंगा दैट इज 75, तो 200 हो गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन था एक्सपोर्ट रिसीट्स आर नॉट इंक्लूड इन द एनएफआईए। आप लोगों को एनएफआईए के सारे कंपोनेंट्स को समझाना था और क्लियरली बताना था कि एनएफआईए के अंदर कभी भी एक्सपोर्ट नहीं आता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एनएफआईए के अंदर एक्सपोर्ट आता हो जी, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। एनएफआईए के अंदर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज सीओई फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, रिटेन अर्निंग फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आपके एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, वो भी जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए। एनएफआईए में नहीं आता। सो नेट एक्सपोर्ट्स और एनएफआईए ये टोटली 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोगों को इसमें बताना था जी। मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया। मेजर द लेवल ऑफ एग्जांटे एडी व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतने बेवकूफ बच्चे, इतनी बार करवा चुका था ये चीजें, तब भी नलायकों से सॉल्व नहीं हुई जी। मैक्सिमम टाइम्स करवाइए ये, मैक्सिमम टाइम्स ये टॉपिक सॉल्व कराया आपको मैंने, तब भी ये नहीं हुआ। आपको बोला था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50। आपको पता होना चाहिए कि C इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC इंटू Y होता है। इस C बार को ऑटोनॉमस बोलते हैं और I तो पूरा होता ही ऑटोनॉमस है।
तो ये सी बार प्लस ये ऑटोनॉमस, ये दोनों मिला के 50 है। या तो आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, वो कह रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। बच्चा दिमाग लगाता तो सोचता कि भाई इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस होती है, कंजम्पशन में ऑटोनॉमस सिर्फ एक ही चीज तो होती है। अगर वो एडी निकालने के लिए बोल रहे हैं तो एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। सी का मतलब होता है सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई। सी बार और आई दिया हुआ है 50 प्लस एमपीसी दिया होगा पक्का, एमपीएस दिया हुआ तो एमपीसी हो गया 0.8 और वाई भी दिया हुआ है जी ये इंटू 4000। इसको सॉल्व कर देंगे आपके पास एडी आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स का जी। 90% बच्चे नहीं कर पाएगी, वही पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो हो सकता नहीं क्वेश्चन ना हो जी। क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है क्या चाहिए मुझको, तब भी नहीं कर पा रहे। The GDP of India fell to an all-time low due to the COVID pandemic. Suggest any two fiscal and monetary measures. Fiscal measures गवर्नमेंट के होते हैं जी, monetary measures RBI के होते हैं। फिजिकल मेजर में टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर आना चाहिए था, जबकि आप लोगों के मॉनेटरी मेजर के अंदर बैंक रेट, रिजर्व, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें थी जो आ सकती थी जी। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड इन एन इकोनॉमी। जब कभी भी हम लोग डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, दो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे इजी तरीका क्या होता है, ये रहा मेरे पास एएस, ये रहा मेरे पास एडी, ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम, और मैं बोल दूं अगर ये रहा फुल, सॉरी मैं बोल दूं अगर ये रहा फुल, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एएस ज़्यादा है और एडी कम है। तो अगर मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही एडी मिल जाता, तो वेन एवर एक्चुअल एडी इज लेस देन द डिजायर्ड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसने नहीं लिखा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मार्क्स नहीं मिलेंगे। वेन एवर एक्चुअल एडी is less than the desired AD at full employment level, that gap is known as deficit demand or deflationary gap. What is high powered money? ये क्वेश्चन सबके पास आया, तो इसमें आपको पता है कि हाई पावर्ड मनी है। मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसा लोगों के पास होता है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक प्लस रिजर्व्स ऑफ बैंक, बैंक के रिजर्व्स जो किसके पास पड़े हैं, आरबीआई के पास। बस जो पैसा पब्लिक का पास है वो, बैंक का पैसा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। बैंक के जो रिजर्व्स आरबीआई के पास पड़े हो वो, तो सिर्फ आप लोगों ने इसका फॉर्मूला भी लिख देते तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते जी। मेन ये तो 1 मार्कर था, बाकी 3 मार्कर्स आपके पास नीचे वाला था। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कभी ऐसा कोई पेपर होता ही नहीं जिसमें ना आया हो। व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट क्रिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। इसमें पूरा टेबल बनना था, टेबल बनने के बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन करना था। टेबल बनने के बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जैसे कि आपके पास इनिशियल डिपॉजिट आपने बताना था, इनिशियल डिपॉजिट आपने बताना था कि वो 1000 है, इसमें से 10% रिजर्व रख लिया और बाकी लोन दे दिया। जिसको लोन दिया, कैश तो नहीं दिया होगा ऑब्वियस ही बात है, अकाउंट में दिया होगा, और जिसको लोन दिया उसने खर्चा कर दिया, बैंक के पास नया डिपॉजिट आ गया, बैंक ने इसमें से रिजर्व रखा, बाकी पैसा लोन दे दिया। राउंड वाइज राउंड आप लोगों ने दिखाना था, राउंड वाइज राउंड आपने दिखाना था, और आपने अल्टीमेटली बनाना था डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो LRR था आपका 10% कुछ भी, तो 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 1000, तो इसको हो गया 10,000। 10,000 आपका टोटल डिपॉजिट आता, 1000 आपका रिजर्व्स आता, और 9,000 आपका लोन आता जी। पूरा प्रोसेस बताना था जी। कितनी बार हम लोग कर चुके हैं, ये भी मैक्सिमम बच्चों ने अभी अटेंड नहीं किया जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मतलब मुझे तो अभी भी याद है कि कुछ बच्चे ये प्लान करके आए थे कि मैं पढ़ा तो नहीं हूँ बट तू मुझे बता दियो, अपने फ्रेंड को बोल के आया तू मुझे बता दियो। महामूर्ख वो स्टूडेंट, और पता नहीं किस ग्रुप में और कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट घर का हो चाहे घर के बाहर का हो जी, कैसे थिंकिंग लेके पेपर देने आ जाते हैं जी। द इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट as per the government budget during a year at 140, if the total borrowing requirement of the government are estimated 270, then how much is the primary deficit?
द इंटरेस्ट दिया हुआ था 1,40,000, बोरिंग फिजिकल दिए हुए 2,70,000। फिजिकल में से जब मैं इंटरेस्ट से कर दूंगा माइनस, तो इस 270 में से अगर माइनस कर दूंगा 140, तो मेरे पास आ जाना था क्या, प्राइमरी डेफिसिट, पता नहीं, बट हाँ इन दोनों को माइनस करके ये आएगा। गिविंग रीजन कैटेगरी द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिडी मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू, रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, लिखा होता गिव रीजंस। इसका मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ में डेफिनेशन भी बतानी थी कि ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं। Suppose in the budget, the government proposed to raise the excise duty on cement. It also proposed to raise the income tax on individuals earning more than rupee 1 crore per annum. Identify and explain the type of taxes proposed by the government. There are two types of taxes under this, that is direct and indirect. लाइन को आप अनलाइन करते पॉइंट्स में लिखते कि ये इनडायरेक्ट है और ये नीचे वाला डायरेक्ट है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। What possible welfare objective could the government be considering? Government only transferring the money from the rich people to the poor just to create equality in an economy. Indirect taxes are the major source of government revenues. Justify your answer giving a suitable reason. अब इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोगों के पास सिर्फ इनकी डेफिनेशन थी और साथ में ये बताना जरूरी था कि जीएसटी कब आया, जीएसटी कितने कितने परसेंट का है, और एक रैंडम वैल्यू को एस्टिमेट करना था। आपने बताना था कि गवर्नमेंट के पास 5,000, 10,000, 15,000 सीआर सिर्फ इनडायरेक्ट रेवेन्यू से ही कलेक्ट हो जाता है। तो कोई भी वैल्यू लिखते तभी आपको पता लग जाता है। डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर होगा तो फिर दोबारा आता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। कितनी बार ये क्वेश्चन आया होगा जी, कितनी बार ये पार्ट हम लोगों ने कवर किया होगा। पॉजिटिव एंड, पीछे बैठो जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये जीडीपी वेलफेयर का टॉपिक था जिसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं कि एक्सटर्नलिटीज आर समथिंग which cannot be paid for the negative externality and we cannot receive anything for the positive externality. अगर किसी का अच्छा कर दोगे तो कुछ बदले में मिलता नहीं, we cannot receive, और किसी का अगर बुरा कर दोगे तो आप लोगों ने कुछ देना भी नहीं है, there are no charges. So there are two types of externality, positive and negative, but both the externality increases or decreases the welfare. Positive externality increases the welfare, negative externality, but both the externalities never includes in the estimation of national income. Real GDP is considered as a better because real GDP is estimated on the base year price and the current year quantity. If there is an increase in real GDP, we are sure to say that there is an increase in production. But nominal GDP is estimated on the basis of current year price and the current year quantity. If nominal GDP increases, we are not sure that the country's there is an increase in welfare or not. So, in comparison of both real GDP and nominal GDP, real GDP is considered to be a better indicator. ये 17 जो क्वेश्चन थे इसके अंदर 5-7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जैक्टली हर पेपर में आपको बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो आपको क्वेश्चन दिया था वो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जानबूझ के छुपी होती है कि इन्वेस्टमेंट दोनों की ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सेम है। प्राइमरी डेफिसिट निकालना इतना इजी और कॉमन क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करने के लिए आगे कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना आ गया, सोचो वैल्यू ऑफ आउटपुट, और मैक्सिमम बच्चों के वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकल रहा है 70। ये आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इससे इजी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आ सकती। आप बड़ी गलत फहमी में हो ये सोचकर कि मैक्रो का क्लास 12 का पेपर आपका ये आएगा, इससे बहुत डिफिकल्ट आएगा। ये कुछ भी नहीं, ये बड़े पुराने क्वेश्चन हो गए भाई, ये बहुत ही पुराने क्वेश्चंस हो गए हैं। इतनी बार आपको बोल दे कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है इस बार, और 50% कह रहे हैं इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये 10% भी नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है भाई। तो अब अपनी सिचुएशन हर एक बच्चा जानता है, तो उसके अकॉर्डिंग सोच लेना कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो अभी जी। एज पर द IPR 1965 लिख दिया था, हाँ जी, 70 इंडस्ट्रीज अंडर द पब्लिक सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द colonial government drained India's foreign wealth in the following: paying for
वॉज नहीं है ये, वॉर एक्सपेंस था। पेइंग ऑफ सैलरीज ऑफ कॉलोनियल स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, पेमेंट ऑफ लॉसेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो आंसर होना चाहिए था 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आंसर इज बी पार्ट। चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इंडिकेटेड बाय, हाँ जी कौन सा है जी, ट्रांसपोर्टेशन। बार में मुझे बोल रहे थे स्पेलिंग गलत है ट्रांसपोर्टेशन की, मैं तो पता लग गया ट्रांसपोर्टेशन कैसे कहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश द इंटरमीडियरीज। Yes, this was undertaken to ensure that the ownership of land would give incentive to the, answer is, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार प्लीज। Yes, answer is A। 23 अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना। कितनी बार बोल दिया कि चाइना का इवेंट इसी क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर आता है। पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान आएगा, फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फिर ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल और फिर रिफॉर्म्स। तो आंसर कौन सा है जी, ए पर। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पार्ड इन 1986। 86 और 84 कह रहे हो, मुझे लगता है कि 86 होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 1986 ही है जी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर, हमारे ईयर से काफी टाइम, हाँ 2 साल पहले आ गया था, तो कौन सा हो गया। The production of diverse variety of crops rather than on specialized crop is called diversification of crop। सही बात है। The golden revolution was a period of very high productivity। हाँ सही बात है जी, both the statements are true। इसका GLF अच्छा मैच करना था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान 1988, ऊपर जिसका सही होगा यहाँ पर भी सही हो जाएगा। इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय इंडिया is an first 5-7-5 year basically aimed at substituting imports with the domestic products। करके आया कोई, import substitution policy है ये, import substitution policy है जो कि सिर्फ ये बताती है कि import substitute the domestic production, substitute the foreign goods with the domestic production, it will definitely save our foreign exchange reserves and increase our credit worthiness in all over the world। इससे इजी क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं आ सकता, जिसको ये नहीं आता भाई पढ़ाई छोड़ दो, अब नहीं हो सकता कुछ भी ये। What was the two-fold motive behind the systematic deindustrialization affected by the British in pre-independent India? First, to make India the exporter of raw material, and second, importer of. India's land is undergoing degradation or in 1113 it stood at 29.3% of total land, representing an increase of 0.57%, which is 1.87 million hectare in area. Compared with 3 and 5, according to a report come Atlas by ISRO Space Application Center. In the above context, what is the land degradation? क्या लिखा है जी? Land degradation means loss of fertility, vegetation and productivity of land for producing fruits and vegetables। State the factor responsible for the land degradation। 10 फैक्टर दिए हैं, 11 फैक्टर दिए हैं रजिस्टर उसके अंदर, नोट्स के अंदर। डिफॉरेस्टेशन है, एनिमल ग्रेजिंग है, सॉइल इरोजन, और एक हमारे पास था कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, तो डिफॉरेस्टेशन के अंदर आता है। कैटल प्रोडक्शन है, एनिमल ओवरग्रेजिंग है, और एक था अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। बहुत सारे रीजन है, 11-12 रीजन सिर्फ नाम में लिखे हुए हैं, इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना था, सिर्फ रीजंस लिखने थे इसके अंदर ही। Countries from a group of regional cooperation for economic and social benefit। In the light of our statement, explain the benefits of regional cooperation। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का पहले जैसी चैप्टर स्टार्ट होता है वैसी तब का क्वेश्चन दिया हुआ है। Why the different countries form different groups? क्यों अलग अलग कंट्रीज अलग अलग ग्रुप्स को फॉर्म करती है जी? सर अलग अलग कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ रेस लगा रही है अपने रिसोर्सेस के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए। सो टू गेन दी स्ट्रेंथ और टू compete द राइवल कंट्रीज वी हैव टू फॉर्म द ग्रुप्स। ये तो सिर्फ वही बात होगी कि अकेले से बेटर 2 होते हैं जी, तो इसलिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और मोस्टली ग्रुप्स उनके बनते हैं जो कंट्रीज का मोटिव और ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है।
सो कॉमन ऑब्जेक्टिव से कंट्रीज आपस में ग्रुप बनाती हैं उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट कंट्रीज के लिए। एंड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर सिचुएशन, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हेल्प द कंट्री in case of any crisis. State giving reasons where the following statements are true or false. Opportunity cost of negative environment impact are. अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही बताऊं, कितनी बार बोल चुका था। ट्रू लिखने के बाद रीजन लिखना था। That on the one side, at the one side we are only seeing the development, we are seeing that the industrial revolution, but yes, everything which seems to be a positive, वो हमेशा दिखता पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कम्स विद सम नेगेटिव things also like pollution, overpopulation, dependency on foreign resources. सो ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे रीजंस भी इकट्ठे साथ साथ आते हैं। तो एक तरफ से डेवलपमेंट हो रही है, एंड सबसे बड़ा जो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कंट्री के अंदर डिसीजेस, प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया। नाउ वी हैव टू इंकर मोर एक्सपेंडिचर टू कवर अप द लॉसेस डन बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो एक तरफ से हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखा था, दूसरी तरफ से लॉसेस हो रहे थे जी। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसीडर टू बी अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। क्या लिख के आए हो इसके अंदर? क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक क्रॉनिक प्रॉब्लम क्यों है जी? पहले बताया क्रॉनिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं, पता है आपको? ट्रू है फॉल्स है इसका आंसर? क्रॉनिक ड्यू टू द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक जॉबलेस ग्रोथ, स्किल मिसमैच, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन प्रेशर। मतलब कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस का ये मेन पार्ट था, इसमें वो भी लिख देती थी। एनालाइज द ग्रोथ ऑफ, ये क्वेश्चन तो 1 करोड़ 20 लाख बार बोल दिया होगा मैंने कि जीडीपी का चार्ट बना आता है, एम्प्लॉयमेंट का होता है, सेम 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तुम लोगों को अगर चार्ट याद नहीं भी आ रहा था तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो उसमें आप लोगों को पॉइंट उसमें से देख के लिखना था। आपने सिर्फ ये लिखना था कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कभी भी जीडीपी ग्रोथ रेट से ऊपर नहीं गई। आप लोगों ने ये लिखना था कि 1990 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तब हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट उतना ही था जितना हमारा तब था जब हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। 1991 में हमारे पास जीडीपी तो इंक्रीज हुई थी बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम हुआ था। ऐसी ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ, और जॉबलेस ग्रोथ को डिफाइन करना था, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें जी। ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस। एनवायरनमेंट की बात हो रही थी। बुद्धिहीन इंसान था जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुणाल सर ये क्या दिख रहा है इसके अंदर? मैंने बोल भी दिया अर्थ दिख रही है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है। तो यहाँ पे लिखा भी है फंक्शंस। और कौन से फंक्शंस तुमने पढ़े हैं पूरी बुक में? इंडियन इकोनॉमी में कौन से फंक्शंस पढ़े हैं भाई? सिर्फ एनवायरनमेंट के फंक्शंस पढ़े हैं आपने। एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, हाँ पकड़ ले बेटा, हाथ में पकड़ ले, गायब हो जाएगा। एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, एसिमुलेट्स वेस्ट, एंड एनवायरनमेंट explain what to do trade unions play in the protection of workforce. Under any type of informal or we can say that formal organization, there are formed trade unions. In the trade union there is a leader which passes on any problem to the uh, higher level management. If the union, if the labor faces any problem or conflicts while doing the task, while doing the work in any type of operation, there is a leader of trade union which passes all the information to the superiors and help them to solve that problem. That is why for the most of the informal groups compulsory है कि क्या form करो जी? Trade unions. So trade unions act as an mediator between the workers and the superiors. वर्कर्स कंसीडर टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किससे डिस्कस करें? बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द वर्कर्स एंड द सुपीरियर्स। सो टू फॉर्म द कनेक्शन, सो ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। या तो फिर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, कोई किसी से भी बात कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है, बैरियर्स हैं, सो वी हैव टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस टू हेल्प द वर्कफोर्स। व्हाई डू फर्म्स प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग? बिकॉज the benefit from the on the job training is much more than the cost incurred for providing the training. It is very much better to provide training first.
इससे अच्छा टाइम वेस्ट होगा, बाद में दिक्कत आएगी। पहले ट्रेनिंग दे दे, 3 महीने के लिए पैसा खर्च कर दे। ट्रेनिंग में कभी भी फुल टाइम पैसा नहीं मिलता। ट्रेनिंग में हमेशा सिर्फ इंसेंटिव्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप बस काम करो। ट्रेनिंग को गोल्डन पीरियड बोला जाता है, सिर्फ सीखने आना होता है। सो इट इज टू बी अ कंसीडर्ड source of human capital formation because benefit from providing training is much more than the cost incurred for the training. We have a moral obligation to hand over the planet earth in order to sustainable development. Same definition हर बार करते हैं, बार बार आती है कि at least we have to leave the stocks which we have inherited from our past generation. जो भी हम लोगों ने अपनी पास्ट जनरेशन से हमें मिला है, एटलीस्ट उतना स्टॉक्स तो हम लोगों को किसी और को देके जाना चाहिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन को। डू यू एग्री? यस, स्टेट एनी 3 मेजर्स। मेजर्स: यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, एंड यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, यूज ऑफ बायो वेस्ट, मेनी हाइडल प्लांट्स। भाई ऐसा कोई पेपर आज तक बना नहीं जिसमें स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंशन ना हुई हो। The reform process initiated in the early 1990s resulted in decline in the number of workers employed in the formal sector. इसका मतलब आपको बताना था informalization. So people are leaving from formal and joining the informal. आपकी क्लास में लास्ट दिन, TTS में लास्ट दिन क्वेश्चंस में रीजन पड़ा है कि लोग इनफॉर्मलाइजेशन में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ना वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई पर्टिकुलर रेगुलर सैलरी है, बट तब भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट रीजन था कि फॉर्मल सेक्टर में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर प्रेशर है एक वर्क का, जिसके अंदर आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल में सिर्फ अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं आप लोग। इट्स गिव्स अ सेल्फ अकम्प्लिशमेंट कि मेरा खुद का कुछ है। ऐसे 5 रीजन थे, तुमको पेपर में 2-3 रीजन याद नहीं आ रहे थे, 6 मार्क का क्वेश्चन था ये। इसका आंसर तो इसी के अंदर था जी। अब जो पेपर मैं आप लोगों के सामने अभी कर रहा हूं, मुझे तो बड़ा इजी लग रहा है करने में। मैंने तो सिर्फ इनको बोल के रखा था कि आप फटाफट, कह रहे सर आपने आंसर्स नहीं भेजे। मैंने आंसर्स मैंने भेजने, मैंने इतना पुराना पेपर है ना ये मेरे, आप चेक कर लेना, मिल जाएंगे आंसर। आप अपने मैनेजमेंट वाले जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें चेक कर लेना, मिल जाएंगे, मिल गए। मैंने अभी आप लोगों के सामने आंसर्स देखे, मैंने सही बताऊं तो क्वेश्चन नहीं देखे होंगे उस दिन। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछा होगा सिर्फ वो देखे होंगे, बट अभी जब मैं आप लोगों के सामने ये सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं 101% श्योर हूँ कि आप में से मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा इजी पेपर था, बट करते करते पेपर सबके पैड फ्लाई हुए थे कि ये नहीं हो रहा, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी नहीं आता। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के। एनवायरनमेंट के फंक्शंस आया हुआ है, स्ट्रैटेजीज आई हुई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पाकिस्तान चाइना के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारे पीरियड आए हुए हैं, लैंड डिग्रेडेशन आया हुआ है जी, इनफॉर्मलाइजेशन आया हुआ है, जीडीपी एम्प्लॉयमेंट का वो जो क्वेश्चन था मेन, वो क्वेश्चन आया हुआ है जी। और मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो आरडी याद नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन आया हुआ है, वो भी वही हॉट टॉपिक है भाई, डाइवर्सिफिकेशन, फार्म एक्टिविटी एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। हॉर्टिकल्चर आया हुआ है भाई, अभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं आया, रो पड़ते ये तो बेनिफिट्स और उसकी लिमिटेशंस। यही तो क्वेश्चन है चैप्टर 6 आरडी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और आईपीसी। 18-20 मार्क्स का पेपर यही है पूरा यार। बाकी तो कोई एमसीक्यू मिल जाते हैं, वो है ही 10 मार्क्स के यार। इंडियन इकोनॉमी है ही इजी। और ये आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इससे पहले है कोई बच्चा जो भी पेपर देने से पहले बता देगा 60 से अब आएंगे उसके?